हमने डिसाइड किया कि इन मिसाइल बोट्स को लेके हम कराची के ऊपर हमला करें, बड़े जहाज़ों के साथ उनको भेजा। पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी मिसाइल बोट बॉम्बे से कराची तक आ सकती है। तो उन्होंने कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मिसाइल बोट का कोई रोल भी हो सकता है। आजकल की अगर एनवायरनमेंट देखें तो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, तो जो सरफेस शिप्स हैं वो सरफेस शिप्स वल्नरेबल होती हैं क्योंकि वो डिटेक्ट हो सकती है। सैटेलाइट उनको पिकअप कर सकता है, एयरक्राफ्ट पिकअप कर सकते हैं, दुश्मन उनके ऊपर हमला हो सकता है। पनडुब्बी पानी के नीचे कहाँ की दुश्मनी, अगर पनडुब्बी पकड़ी गई तो वो अलग है, फिर पनडुब्बी युद्ध करेगी। पर अगर पनडुब्बी वैसे रहे, मेरे पास ऐसी काबिलियत है कि दुश्मन को मालूम ही नहीं मैं हूँ कहाँ। येमेन में हूती रेबल्स ने जहाज़ों को अटैक करना शुरू कर दिया रेड सी। उसकी वजह से बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन्स ने अपनी शिपिंग को सुएज कैनाल से लाना बंद कर दिया इंडियन ओशन में, और केप ऑफ गुड होप से लाए अफ्रीका से घुमा के। उससे 8,000 मील एक्स्ट्रा सेल करना पड़ा, 15 दिन एडिशनल लगे। rise and fall of all great power has been based on their maritime power, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन था जब था, उसके पहले ग्रीक स्पार्टा और एथेंस था, पेलोपोनेशियन वॉर। आप कभी भी देखें, चोला किंगडम, कुछ भी देख लें, rise and fall of great powers is dependent on their maritime power. अगर आपको ऐसी चीज़ें देखनी है जो कहीं और किसी चैनल पर आपको नहीं मिलती हैं, बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल है और आपको एक नया एस्पेक्ट देगा सोचने के लिए। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। बहुत अच्छा लगा कि आप आज आए हैं। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज, क्योंकि हमने एयरक्राफ्ट्स के बारे में सुना है, हमने जो ग्राउंड पे जितनी वॉर्स होती हैं, टैंक्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा आइडिया है, बट एक नई जो एक डायमेंशन है जो सबमरीन वॉरफेयर है, आपको उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आई वुड लाइक कि ऑडियंस को भी आप बताएं काफ़ी सारी चीज़ें, और बहुत सारे हमारे सवाल हैं इस चीज़ को जानने के लिए बेटर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। यानी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया आज। और एक पनडुब्बी एक ऐसा विषय जिसके बारे में पनडुब्बी में जाने के पहले मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, तो इट्स ऑब्वियस कि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने तो दिल्ली में तो कई लोगों ने समुद्र भी नहीं देखा है, पनडुब्बी तो बहुत दूर की चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत, आप ये चैनल ये पॉडकास्ट करते हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों को कि हमारे क्या क्या देश की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हमारी काबिलियत है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमारे देश का उससे फ़ायदा होता है। ये अच्छी बात है कि सबको अगर ये खबर हो तो ये नॉलेज होनी चाहिए सबके पास, ये ज्ञान। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टुडे। थैंक्स सर। तो सर, जैसे अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि सबमरीन एक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है डिफेंस का, वहाँ पर कहाँ फिट होती है, कितनी इंपॉर्टेंस है सबमरीन की। हमने जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी, उसमें हमने एयरक्राफ्ट्स का रोल देखा। हमारी नेवी भी जो थी वो स्टैंड बाई पर थी। हमने ग्राउंड ऑफेंसिव काफ़ी बार सुना है, 1971 वॉर में, 65 में, अलग अलग जो हम पाकिस्तान को रिटेलिएट करते हैं। इसमें नेवी की जो सबमरीन डिवीज़न है वो कहाँ फिट होती है इसमें? देखिए, भारत में परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं जब से हमको आज़ादी मिली है 1947 में, कि हमारे दो प्रतिद्वंदी, दुश्मन नहीं कहूँगा, एक हमारी पश्चिमी ओर पे, एक हमारे उत्तरी ओर पे हैं। तो उनका जितना प्रेशर और दबाव हमारे ऊपर रहा है वो लैंड बॉर्डर्स पे रहा है ज़्यादा, मैरीटाइम बॉर्डर पे कम रहा है। तो हमारा जो नैरेटिव इंडिया में, जो सिक्योरिटी का जो नैरेटिव बना है पिछले 50-60 साल में, वो ज़्यादातर इसी बात पे है कि पाकिस्तान चाइना, बॉर्डर प्रॉब्लम, LOC, LAC। किसी ने ये नहीं देखा कि समुद्र भी कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। ये मेरे ख्याल से, तो मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड देता हूँ। 1962 की लड़ाई हुई चीन के साथ, उसमें तो खैर नेवी का कोई रोल ही नहीं था, पूरी हिमालयाज़ में हुई। चीन के पास नेवी नहीं थी कि वो हिंद महासागर में नेवी भेजते इंडियन ओशन में, तो नेवी का बहुत छोटा रोल था उसमें, या डिफेंसिव रोल था। 1965 की जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो नेवी ने बोला कि हमारा भी एक इसमें हमारा भी रोल है, हमारी भी भूमिका है। ये तो अरेबियन सी, पाकिस्तान और हमारे बीच में अरेबियन सी है। तो प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे, उन्होंने कहा कि जब नौसेना किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें एस्केलेशन होता है, मतलब फिर फुल फ्लेजेड वॉर होती है। तो हम इसको एस्केलेट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। 1965 की लड़ाई जो हुई थी, तो इसलिए नेवी को डिफेंसिव रोल में रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर इतनी एस्केलेशन हुई, तब देखेंगे नेवी को आक्रामक रोल में कैसे लगाया जाए।
तो नेवी को ये बात पसंद नहीं आई कि हमको ऐसा लगा कि हमारा कोई महत्व ही नहीं है भारत की रक्षा करने में। जब 1971 की जब तक प्रॉब्लम शुरू हुई तो एडमिरल SM नंदा थे हमारे चीफ। उन्होंने नेवी को बोला कि देखो 65 में हमको इस्तेमाल नहीं किया था, हमको दिखाना है कि हमारा भी एक रोल है, तो हम पूरी जी जान से 71 में लड़ेंगे और ऐसी टैक्टिक से लड़ेंगे कि सब नोटिस करेंगे कि नेवी का भी रोल था इसमें, नेवी ने भी कुछ किया। और पता नहीं आपके दर्शकों को शायद नहीं इतना मालूम हो, 3 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पे एक हमला बोला जिसको ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं, और इसीलिए 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे माना जाता है इस ऑपरेशन ट्राइडेंट की वजह से। रशिया से हमारे पास तभी छोटी छोटी मिसाइल बोट्स आई थी। हमने डिसाइड किया कि इन मिसाइल बोट्स को लेके हम कराची के ऊपर हमला करेंगे, बड़े जहाज़ों के साथ उनको भेजा। पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी मिसाइल बोट बॉम्बे से कराची तक आ सकती है, तो उन्होंने कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मिसाइल बोट का कोई रोल भी हो सकता है लड़ाई में। तो 4 मिसाइल बोट्स, 2 बड़े जहाज़ों ने 4 मिसाइल बोट्स को आधे रास्ते टो किया, क्योंकि इतना उन्हें तेल नहीं था कि कराची तक जाके वापस आ जाएं। जब कराची से 70 मील दूर थे तो उनको रिलीज़ किया। उन्होंने जाके मिसाइल फायर किए। उन 4 मिसाइल जो उन्होंने फायर किए, 4 या 5 मिसाइल जो फायर किए, उसमें एक पाकिस्तान का क्रूज़र सिंक किया, बड़ा जहाज़, एक पाकिस्तान का माइन स्वीपर सिंक किया पाकिस्तान नेवी का, एक सिविलियन शिप सिंक किया जो नॉर्थ कोरिया से आर्मामेंट ला रहा था पाकिस्तान के लिए, और एक कराची के जो ऑयल टैंक्स थे उनके ऊपर मिसाइल अटैक किया। जो कराची की में जो आग लगी थी वो ऑयल टैंक में, 7 दिन तक वो आग नहीं बुझी। तो पहली रात को ही पाकिस्तान की जो नौसैनिक शक्ति थी उसकी हमने कमर वहीं के वहीं तोड़ दी। उसके बाद एक और अटैक प्लान हुआ 7 तारीख को, ऑपरेशन पाइथन कहा उसको, कि जो कुछ बचा कुचा है पाकिस्तान नेवी का उसको भी हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर तब तक पाकिस्तान इतना घबरा गया था इससे कि उन्होंने अपने जहाज़ों को बोला कि आप बंदरगाह छोड़िए ही मत, जाइए ही मत सी में, क्योंकि इंडियन नेवी आपको अटैक करेगी। पनडुब्बियाँ इस्तेमाल की उन्होंने। तो आपको याद होगा कि एक INS खुखरी हमारी सिंक हुई, एक PNS गाजी थी जो खुद ही सिंक हो गई, पर वो ईस्ट कोस्ट पे थी, हमारे पूर्वी छोर पे। तो 71 में नेवी ने दिखाया कि नेवी एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है और लैंड वॉर का भी रुख बदल सकती है अपने एक्शन से। उसके बाद नेवी की इंपॉर्टेंस का थोड़ा ध्यान आया लोगों को। कारगिल की जब लड़ाई हुई वो भी बॉर्डर्स पे हुई, पहाड़ों पे हुई, तोलोलिंग, टाइगर हिल, हमने उन सब जगहों के नाम सुने हैं, दिल मांगे मोर। हमारी जिस तरीके से हमारी आर्मी ने फ़ाइट किया कारगिल में, मेरे ख्याल से दुनिया की किसी आर्मी ने इस तरह से आक्रमण नहीं किया। पता नहीं आप गए हैं कारगिल कि नहीं। द्रास का जो वॉर मेमोरियल है, अगर आप वहाँ खड़े होते हैं, उसके पीछे तोलोलिंग है, और तोलोलिंग में पाकिस्तान ऊपर बैठा था। एक पेड़ नहीं है उस पहाड़ के ऊपर के किसी के पीछे छुप के हम जा सकें। इसका मतलब हमारे जवान सीधे लाइन ऑफ फायर में जा रहे थे और फिर भी जाके वो सारी हाइट ली। तो जो उन्होंने बहादुरी दिखाई वो कोई और फौज ने नहीं दिखाया। नेवी का क्या रोल था? नेवी ने एक भी गोला नहीं मारा, एक भी मिसाइल नहीं मारा, क्योंकि फुल फ्लेजेड वॉर तो हुई नहीं थी वो। हमारी जो नौसेना थी उसने अरेबियन सी में ऐसी अपनी पोजीशन डिप्लॉय की और एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज तो कहीं भी कर सकते हैं सी में, पर दुनिया को मैसेज ये मिल गया कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के पास मर्चेंट शिप जाएंगे तो ये ससेप्टेबल हैं इंडियन नेवी से अटैक होने के लिए। तो पाकिस्तान की कोई फॉरेन टैंकर नहीं आया, उनका अपना टैंकर जो था वो हमने आने नहीं दिया। तो पाकिस्तान के पास कुछ 3 या 4 दिन का तेल बचा था खाली, जब नवाज शरीफ क्लिंटन के पास गए और बोला कि इंडिया से सीज़ फायर करवा दो आप, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। तो लड़ाई जो युद्ध हो रहा था वो वहाँ हो रहा था, पर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्क्वीज़ करने के लिए नौसेना का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद तो ज़्यादा चीज़ें उनके इंपोर्टेड आती हैं, उनके यहाँ खुद तो उनकी इंडस्ट्री कुछ खास है नहीं, और वही अब की बार हुआ है। तो नेवी का जो रोल है वो न सिर्फ है कि युद्ध करना है या दूसरी नौसेना को तहस नहस करना है या सी से एक फ्रंट खोलना है, पर नेवी की जो प्रेजेंस है, नौसेना की जो प्रेजेंस है, वही एक बहुत बड़ी प्रेजेंस होती है। क्योंकि किसी भी कोस्टल स्टेट का ट्रेड उसके लिए एक लाइफलाइन है, उसकी एनर्जी, तेल जो आता है वो उसकी लाइफलाइन है। अगर आप उस लाइफलाइन को चोक कर सकें तो वो कंट्री बिना आपको कुछ किए हुए वो अपने घुटनों पे आ जाएगी। तो ये नेवी का एक रोल ये है वॉर फाइटिंग के अलावा। आपने कहा पनडुब्बियों का जिक्र किया। पनडुब्बी की क्या खासियत है? पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है। तो आजकल की अगर इन्वायरमेंट देखें तो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं,
तो जो सरफेस शिप्स हैं वो सरफेस शिप्स वल्नरेबल होती हैं क्योंकि वो डिटेक्ट हो सकती हैं। सैटेलाइट उनको पिकअप कर सकता है, एयरक्राफ्ट पिकअप कर सकते हैं, दुश्मन उनके ऊपर हमला बोल सकता है। पनडुब्बी पानी के नीचे कहाँ है किसी को नहीं मालूम। अगर पनडुब्बी पकड़ी गई तो वो अलग है, फिर पनडुब्बी युद्ध करेगी। पर अगर पनडुब्बी वैसे रहे तो ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस होता है आपके पास कि मेरे पास ऐसी काबिलियत है कि दुश्मन को मालूम ही नहीं मैं हूँ कहाँ। तो इसलिए सबमरीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। और जैसे जैसे ये बैटल स्पेस जो है हमारी, जो मैरीटाइम बैटल स्पेस है, जैसे जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सर्वेलेंस बढ़ेगा, इम्प्रूव होएगा, उतनी ज़्यादा अहमियत सबमरीन की होगी जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है, जिसको पता नहीं आपको पानी के नीचे वो कहाँ है। और वही एक कारण है कि कोल्ड वॉर कोल्ड रही और कई कई युद्ध जो हैं वो वहाँ डिसाइड किए गए पनडुब्बी की वजह से। वो आगे बात करेंगे। तो ये पनडुब्बी की जो मेन रोल है वो ये है। सर आपने पाकिस्तान की बात की, जैसे मोस्टली आई थिंक हर वॉर में ही जो अभी ऑपरेशन आई थिंक अभी जो पहलगाम के टाइम पे हुआ, आपने बोला कि थोड़ा सा हम इस तरह से डिप्लॉय करते हैं कि एस्केलेट भी ना करें बट चीज़ों को कंट्रोल रखें। अभी जो थोड़ा जियोपॉलिटिकल देखा जाए तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि जो उसका ट्रेड है, लेट से ऑयल का है ईरान के साथ या कुछ, तो वो लैंड रूट से भी आ सके। ठीक है, थोड़ा सा जो मिडिल ईस्ट वाला पाथ है वो काफ़ी रेलवे लाइंस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना का सीपेक भी बन रहा है। तो उस केस में अगर वो इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो क्या नेवी का रोल थोड़ा सा मॉडिफाई होगा उस केस में? नहीं, देखिए ये जो लैंड रूट्स बन रहे हैं, हमने भी बनाया है ईरान से INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सीधा ये लीड करता है चाबहार से, बंदरअब्बास से। तो मतलब ट्रेड वहाँ तक आके वहाँ से सीधा जा सकता है पाकिस्तान को बाईपास करके। वैसे ही सीपेक चाइना पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है कि ग्वादर से अगर ज़रूरत पड़े तो चाइना का जो ट्रेड है वो मलाक्का स्टेट्स में जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भारत के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो सीधा वहीं से ऊपर सीपेक से शिनजियांग पहुंच जाएगा। पर ये एक इतना लॉजिस्टिकली आसान नहीं इतना करना। देखिए एक मर्चेंट शिप जो होता है, एक टैंकर जो होता है जो तेल लाता है, आजकल टैंकर 2 लाख लीटर क्रूड, 2 लाख टन क्रूड कैरी कर सकते हैं एक टैंकर। अगर ये टैंकर ग्वादर में आया और इसने अनलोड किया और वो लैंड से तेल जाना पड़ा चाइना या जो भी हो, आप सोच लीजिए 2 लाख टन क्रूड के लिए कितनी ट्रेन चाहिए होंगी, कितने लॉरी टैंकर चाहिए होंगे, कितनी लॉरियाँ चाहिए होंगी और कितना टाइम लगेगा उनको पहुँचने में। तो लॉजिस्टिकली ये एक ऑल्टरनेटिव है इमरजेंसी में, पर ये रिप्लेसमेंट नहीं है। तो नेवी की जो अहमियत है वो कम नहीं होती है इससे। इनफैक्ट इससे ये साबित होता है कि नौसैनिक शक्ति से कितना नुकसान किसी देश को हो सकता है कि उसको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है एक ऑल्टरनेट रूट बनाने के लिए जो वायबल भी ना हो पर होना चाहिए। तो नेवी की अहमियत कम नहीं होगी, नेवी की अहमियत रहेगी, क्योंकि नेवी की अहमियत ना सिर्फ चोक करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और मैरीटाइम आजकल ट्रेड हैज़ ट्रांसेंडेड जोग्राफीज़। सप्लाई चेन्स आर कहीं से कहीं ट्रेड जाता है। तो उस ट्रेड की जो सिक्योरिटी है, उस ट्रेड की जो सेफ्टी है, वो देश उसकी जिम्मेदारी लेते हैं जो वहाँ के शक्तिशाली देश होते हैं। जैसे इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, उसमें जो सेफ पैसेंजर ट्रेड का, उसकी एक तरीके से जिम्मेदारी इंडिया पे आती है कि हम इंश्योर करेंगे अगर तेल अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जा रहा है या ट्रेड जा रहा है तो इंडियन ओशन में उसको कोई बाधा ना हो, क्योंकि उससे ना सिर्फ जिस कंट्री को वो ट्रेड जा रहा है वहाँ उसको नुकसान होगा, पर ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी रेड सी में इजराइल हमस के जो युद्ध में येमेन में हुती रेबल्स ने जहाज़ों को अटैक करना शुरू कर दिया रेड सी में। उसकी वजह से बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस ने अपनी शिपिंग को सुएज़ कैनाल से लाना बंद कर दिया इंडियन ओशन में, और केप ऑफ गुड होप से लाए, अफ्रीका से घुमा के। उससे 8,000 मील एक्स्ट्रा सेल करना पड़ा, 15 दिन एडिशनल लगे, खर्चा उतना बढ़ा, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े और चीज़ें टाइम पे नहीं पहुंची। इंडिया को भी नुकसान हुआ। मैंने एक टीवी प्रोग्राम उस टाइम सुना था जब ये हो रहा था, हमारा बासमती राइस एक्सपोर्ट या कुछ में बहुत बाधा पड़ी थी उस टाइम। तो अगर आप ये सब देखें तो इसकी न सिर्फ खाली 2 देशों के युद्ध के बीच में नौसेना की बहुत ज़रूरत होती है, पर ग्लोबल ट्रेड को सेफ रखने के लिए भी एक रोल होता है। तीसरा रोल जो नेवीज़ परफॉर्म करती हैं वो है कि बड़े देशों की, हमारे इंटरेस्ट खाली इंडियन ओशन में नहीं है। हम वियतनाम के पास ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, हम साउथ अमेरिका में ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। कल अगर वहाँ कोई बाधा आए
तो इंडियन नेवी में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहीं भी दुनिया में हो, अगर इफेक्ट हो रहा हो, तो हमारे पास वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम वहाँ जाके पहुँच के उसको प्रोटेक्ट कर सकें। हमारी डायस्पोरा है, हर एक देश में भारतीय हैं। अभी देखिए कहीं कहीं से इवैक्यूएट करते हैं, जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ या तो नेवी के जहाज़ पहुँचते हैं, एयरफोर्स के जहाज़ पहुँचते हैं, इंडियंस को इवैक्यूएट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी देश की, अपने लोगों को सेफ रखना, अपने लोगों को वापस लाना। तो अगर आप ये सब देखें तो नेवी की अहमियत बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी इज़ कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ द ओशंस, क्योंकि लैंड पे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सब ने समुद्र की तरफ देखना है रिसोर्सेज के लिए। अभी तक किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किए रिसोर्सेज। तो अगला जो युद्ध होगा, अगर कभी विश्व युद्ध हुआ, वो पानी की वजह से होगा, वो लैंड के ऊपर नहीं होगा। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें, इतिहास में अगर आप देखें, राइज एंड फॉल ऑफ ऑल ग्रेट पावर्स हैज़ बीन बेस्ड ऑन देयर मैरिटाइम पावर। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन था जब था, उसके पहले ग्रीक, स्पार्टा और एथेंस का था, पेलोपोनेशियन वॉर्स, आप कभी भी देख लें, चोला किंगडम्स, कुछ भी देख लें, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स डिपेंडेंट ऑन द मैरिटाइम पावर। अमेरिका का आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, अब चीन क्या कर रहा है? चीन क्यों अपना ध्यान दे रहा है अपनी नौसैनिक शक्ति के ऊपर? क्योंकि उसको ग्लोबल पावर बनना है। उसका पूरा फोकस ये है कि चाइना शुड बी द डोमिनेंट ग्लोबल मैरिटाइम पावर, बिकॉज ओनली देन कैन इट बिकम द ग्लोबल सुपर पावर। सर, नेक्स्ट लाइन ऑफ जो मेरा क्वेश्चन था वो इसी पे था कि हमने पाकिस्तान की तो बात की, और ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ नेवल कैपेबिलिटीज़ वो बहुत हाई है। हमारी जो जितने इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, काफ़ी डिफरेंस है। बट चाइना का मुझे नहीं पता है कि क्वालिटी वाइज कितना डिफरेंस है, बट जो शेयर नंबर है, जो उनके जितने भी नेवल एसेट्स हैं, लेट्स से वॉरशिप्स हो गए, उनकी अलग अलग सबमरीन्स हो गई, वो एक बहुत ड्रास्टिक नंबर है। तो चाइना का अगर हमारा जो वर्स्ट केस सिनेरियो वो यही है कि हमारी चाइना से फुल फ्लेजेड वॉर होती है। पाकिस्तान को तो इंडिविजुअली तो हम संभाल आराम से सकते हैं, चाइना अगर इंटरफेयर करता है तो हमारी पोजीशन कैसी है इंडियन ओशन में, हमारे जो चोक पॉइंट्स हैं, और साथ में जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की भी बात होती है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भी जो अभी एंगल है वो उतना ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं है। अलग अलग देश हैं, शायद वो सपोर्ट भी कर दें चाइना का उस टाइम पे। तो वहाँ पर हमारी कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं? देखिए, पहली बात तो चाइना की नेवी की आपने बात की। आज चाइना की जो नेवी है उसको PLA नेवी बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है इन नंबर्स। चीन में आज 350 से ज़्यादा जहाज़ हैं चीन की नौसेना में, और 60 के करीब पनडुब्बियाँ हैं। हमारे पास 150 के करीब जहाज़ हैं और 18-20 पनडुब्बियाँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर उनके पास बहुत है हमारे मुकाबले में, पर उनके पास अभी तक वो ब्लू वाटर पावर, जिसको हम पावर प्रोजेक्शन बोलते हैं, कि चीन की नेवी जाके अटलांटिक में जाके डोमिनेट करे या इंडियन ओशन को डोमिनेट करे, वो काबिलियत नहीं आई। नंबर्स आ गए हैं पर वो काबिलियत नहीं आई है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं, हमेशा एक सेइंग है नेवी में, इट टेक्स 3 years टू बिल्ड अ शिप। 3 साल लगते हैं एक जहाज़ का निर्माण करने में, बट इट टेक्स 300 years टू बिल्ड अ नेवी। कि नेवी को बनाने में 300 साल लगते हैं। ट्रेडिशंस, ट्रेनिंग, वो ईथॉस, मैरिटाइम ईथॉस जो होता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। वो चीन में नहीं है। चीन के 1979 तक चीन के पास नेवी नहीं थी, 2-4 जहाज़ से छोटे मोटे। 79 और 2020 के बीच में उन्होंने अपने आप को नेवी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी बना दी। न सिर्फ वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैरिटाइम मिलिशिया है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिशिंग फ्लीट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मर्चेंट मरीन फ्लीट है। 7-10 दुनिया के 10 बिजिएस्ट पोर्ट्स में 7 चीन के हैं। तो अगर आप ये सब देखें तो आप देखिए उन्होंने कितना फोकस किया अपनी मैरिटाइम पावर को बिल्ड करने में। 50 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आपको दुनिया को डोमिनेट करना है तो आपको एक मैरिटाइम पावर होना है, क्योंकि मैरिटाइम ओशंस कनेक्ट कंट्रीज़, लैंड बॉर्डर्स डिवाइड कंट्रीज़, ओशंस यूनाइट। आप अमेरिका के पास कैसे जा सकते हैं? समुद्र से ही जाएंगे, और तो कोई तरीका है नहीं आपके पास जाने का। तो नेवी पे उन्होंने फोकस किया, अपनी मैरिटाइम पावर पे फोकस किया, और ये एक डिफरेंस है। इसके बाद में बात बताऊंगा मैरिटाइम पावर और नेवल पावर में क्या फ़र्क होता है। तो जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन के पास 300 से ज़्यादा जहाज़ 2020 में भी थे। गलवान हुआ, 4 साल तक इतना टेंशन रहा हमारे बॉर्डर पे, पर एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं हुआ कि चीन के जो जहाज़ इंडियन ओशन में ऑपरेट करते हैं वो इंडियन नेवी के आसपास भी आए हों।
कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चीन के पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हिंद महासागर में वो भारतीय नौसेना का मुकाबला कर सकता है आज की डेट पे, चाहे कितने भी जहाज़ हों उनके पास। उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास भी हैं। हम एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 से ऑपरेट कर रहे हैं, उनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 2013 में हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक पार प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आप और समुद्रों में जाते हैं अपनी पूरी कैरियर बैटल ग्रुप लेके। चीन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आज तक उनकी सेकंड आइलैंड चेन के बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक वो अपनी कैरियर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। पहली बार पिछले 2 महीने पहले उनके दोनों कैरियर ने साथ एक्सरसाइज किया, अभी तक वो भी नहीं हुआ था। तो ये जो काबिलियत है चीन धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है। तो आज चीन के पास चाहे वो शक्ति ना हो कि भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में हम टक्कर दे सके, पर 10 साल बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चीन का इंटेंशन क्या है। चीन के लिए हिंद महासागर इतना ज़रूरी क्यों है? पहली बात तो 80% उनका ट्रेड यहाँ से जाता है, वो एक पहलू है। दूसरा, उनकी जो ज्योग्राफी है, चीन की जो ज्योग्राफी है अगर आप देखें, वो ऐसी है कि वहाँ से आप ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। छोटे छोटे आइलैंड हैं, नैरो वाटर्स हैं, इतनी बड़ी नौसेना को आप लेके करेंगे क्या वहाँ पे? आपके पास जगह ही नहीं है उस नौसेना को पार प्रोजेक्शन के लिए। वो पार प्रोजेक्शन अगर आपको करना है तो आपको इंडियन ओशन में आना पड़ेगा वो पार प्रोजेक्शन करने, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन है कि आपको अल्टीमेटली अटलांटिक में जाना है, तो जो ग्रेट पार कंपटीशन जिसकी हम बात करते हैं कि जो होने वाला है वो इंडियन ओशन में होगा, वो साउथ चाइना सी में नहीं होगा। ताइवान के ऊपर लड़ाई हो सकती है, पर वो ग्रेट पार कंपटीशन नहीं होगा। ग्रेट पार कंपटीशन इंडियन ओशन में होगा, चाइना और यूएसए का। इसमें इंडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है? इंडिया अभी सबसे शक्तिशाली पावर है इंडियन ओशन में, तो इंडिया हैज़ टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस इन इंडियन ओशन। वी कैन नॉट लेट एक्सटर्नल पावर्स कम एंड टेल अस हाउ टू शेप द आउटकम्स इन इंडियन ओशन। वी हैव टू शेप द आउटकम्स। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीय नौसेना अपनी वो काबिलियत क्रिएट करे कि जब चीन की नेवी जितनी भी ला सकते हैं यहाँ पे, जब वो पावर प्रोजेक्ट करने आए तो वो हमारे ऊपर हावी ना हो सके कभी भी। तो ये तो आपने जो कहा, ऐसा कभी नहीं होगा कि चीन और इंडिया की डायरेक्ट वॉर होगी और वहाँ नेवी वर्सेस नेवी होगा, वो ज़माना चला गया। वो होगा, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यहाँ आएगा युद्ध करने तो हम अपनी पनडुब्बियों से उसको डुबाने की कोशिश करेंगे, पर वो वॉर डिसाइड नहीं करेगा। वॉर डिसाइड होगी लैंड के ऊपर या जहाँ भी होगी। पर जियोपॉलिटिकली हमको अपनी अगर डोमिनेंट पोजीशन रखनी है इंडियन ओशन में और चीन को कंटेन करना है, तो हमको भी अपनी नौसैनिक काबिलियत पे बहुत ध्यान देना है, और मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे हम दे रहे हैं। दूसरी बात, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आपने जिक्र किया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कई सब पुराना टर्म है, कई सालों से यूज़ हो रहा है कि चाइना स्ट्रेटेजिकली इंडिया को एनसर्कल कर रहा है, घेर रहा है चारों तरफ से। सही बात है, थाईलैंड में चाइनीज़ वेपनरी है, म्यांमार में चाइना के वेपन्स हैं, बांग्लादेश में चाइना के वेपन्स हैं, पाकिस्तान श्रीलंका में हैं, पाकिस्तान में हैं, ईरान तक हैं। तो इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया ही एक देश है जिसमें चीन के हथियार नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बांग्लादेश के साथ हमारा जो तनाव हुआ है, ठीक है, तनाव तो अब हुआ है, पर चीन ने बांग्लादेश को 2 पनडुब्बियाँ 2017 में दी थी। क्यों दी? क्योंकि हर एक सबमरीन जो होती है वो बड़ी एस्पिरेशनल कैपेबिलिटी होती है। हर एक नेवी चाहती है कि मेरे पास सबमरीन होनी चाहिए, तभी मैं पावरफुल नेवी हूँ। ये बड़ी इट्स वेरी एस्पिरेशनल। बांग्लादेश को लगा कि अब मैं उस स्टेचर पे आ गया हूँ एज अ देश कि अब मेरे पास पनडुब्बियाँ होनी चाहिए। नई पनडुब्बी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चीन ने मौका देखा और 2 पनडुब्बी सस्ते दाम पे बांग्लादेश को दे दी। मिंग क्लास 40 साल पुरानी पनडुब्बियाँ हैं, उससे बांग्लादेश को लड़ाई नहीं जीतने वाली, पर कैपेबिलिटी चाहिए तो आ गई 2 पनडुब्बियाँ। उन 2 पनडुब्बियों की वजह से आज चीन ने बांग्लादेश नेवी के लिए एक सबमरीन बेस बना दिया है, BNA शेख हसीना, जिसमें 6 पनडुब्बियों तक का रिपेयर हो सकता है। बांग्लादेश के पास तो अगले 40 साल तक 6 सबमरीन नहीं होंगी, तो कौन इस्तेमाल करेगा उसको? चीन का सबसे बड़ा लिमिटेशन सबमरीन्स का इंडियन ओशन में ऑपरेट करने का ये है कि वहाँ उनके मेनलैंड से इंडियन ओशन 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर है। मतलब अगर पनडुब्बी आती है तो 7,000 किलोमीटर उसको आना है, पहले 7,000 किलोमीटर उसको वापस जाना है। तो क्या उसके पास इंड्योरेंस बची एक्चुअल पेट्रोल करने के लिए इंडियन ओशन में? ये इनकी एक लिमिटेशन थी। पर अगर ऐसे बेसेस सेटअप कर दें, म्यांमार में एक, बांग्लादेश में एक, ग्वादार में एक, तो वो पनडुब्बी आएगी, इन बेस में जाएगी, वहाँ रिपेयर होगी, रिप्लेनिश होगी, रिफ्यूल होगी, सब कुछ होगी और फिर ऑपरेट करेगी। तो ये सब इंडिया कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है। बांग्लादेश को तो 2 पुरानी पनडुब्बियाँ दी हैं, पाकिस्तान को 8 ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट AIP पनडुब्बियाँ दी जा रही हैं। 4 चाइना से आ रही हैं, 4 पाकिस्तान में बन रही हैं।
क्यों? पाकिस्तान को किस लिए चाहिए 8 पनडुब्बी? 300 किलोमीटर की तो उनकी कोस्ट लाइन है। उनको इसलिए दी जा रही हैं कि कल जब ज़रूरत पड़ेगी तो चाइना पाकिस्तान से इंडिया को कंटेन करने के लिए वो सबमरीन को डिप्लॉय करवाएगा। अगर 8 सबमरीन अरेबियन सी में होंगी पाकिस्तान की, तो जाहिर है कि इंडियन नेवी को थोड़ी तो उससे घबराहट होगी कि भाई कहाँ डिप्लॉयड हैं, हमारी फ्लीट जा रही है बाहर, कहीं उनकी बोट तो नहीं है यहाँ पे। वो होता है हमेशा। तो अगर आपको इंडियन नेवी को, तो ये एक तरीका है कि इंडियन नेवी को कैसे कंटेन किया जाए इंडियन ओशन में चाइना का, कि अपनी तो लाएंगे पर यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। तो ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी इन अ वे, जिस तरीके से आगे इट विल प्ले आउट इन द फ्यूचर। हम कैसे सर काउंटर कर सकते हैं, जैसे आपने हम इसको काउंटर करेंगे बाय, सो इंडियन नेवी क्या करती है? देखिए, नेवीज आर नॉट अ जीरो सम गेम, दे आर नॉट जीरो सम गेम। ये नहीं है कि उसके पास 10 है तो मेरे पास भी 10 होने चाहिए, उसके पास 6 डिस्ट्रॉयर हैं तो मेरे पास भी 6 होने चाहिए। नेवी ऐसी नहीं होती। मेरे पास क्या काबिलियत होनी चाहिए कि उसकी जो भी काबिलियत है उसको मैं काउंटर कर सकूं या उससे सुपीरियर हूं। तो इट इज़ नॉट अ नंबर्स गेम, इट इज़ अ कैपेबिलिटी गेम। इंडियन नेवी फाइनेंशियली चाइना के साथ नहीं compete कर सकती। उनके बजट्स फ़र्क हैं, उनके पास पैसा है। हमारी सोशो इकोनॉमिक इतने चैलेंजेस हैं इंडिया में, डेवलपमेंट चैलेंज इतने कि फेयर भी नहीं है बोलना कि हमको जी 5% GDP दे दो। ठीक है, हम 3% मांगते हैं, 3% मिलता नहीं तो हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जितना मिला है उसमें जितना अच्छा कर सकते हैं करेंगे। वो हर साल से आता जा रहा है। पर हमको ऐसी कैपेबिलिटी क्रिएट करनी है कि हमारे को नोबडी वांट्स, आवर डिटरेंस कैपेबिलिटी शुड बी सच कि हमारे खिलाफ कोई हमला ना करे हमारे ऊपर। तो आई थिंक हमारा फोकस उस पर है। इंडिया वांट्स टू बी अ ब्लू वाटर नेवी, क्योंकि पूरा इंडियन ओशन एंड अब इंडो पैसिफिक भी सॉर्ट ऑफ भारत का है। आप देखिए इंडो पैसिफिक अगर आप देखें, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉन्स्ट्रक्ट है इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का। सब आजकल इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, पर इंडो पैसिफिक में कौन है बड़े बड़े देश? चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया। 5 पैसिफिक में है, एक इंडियन ओशन में है। तो इसका मतलब इंडो पैसिफिक का जो इंडो है उसकी पूरी जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर है, उसको सेफ रखने के लिए, उसको ट्रेड के लिए, उसकी एनर्जी सेफ्टी के लिए, टेरिटोरियल सेफ्टी के लिए, हर चीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ के लिए। कोई भी आप देख लीजिए पहलू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, हर जगह इंडियन नेवी इंडियन ओशन में इट इज़ नोन एज द प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर नाउ। सो व्हेन यू लुक एट इट इन दैट पर्सपेक्टिव, द इंडियन नेवी फोर्स स्ट्रक्चरिंग, हम कैसे, नेवी कैसे बनती है? जहाज़ महंगे होते हैं। पहले होता था कि थ्रेड पे होता था कि भाई खतरा क्या है हमको, उसके अकॉर्डिंगली हम जहाज़ बनाएंगे। पर जहाज़ बनाने में सालों साल लगते हैं। आप जब तक एक कैपेबिलिटी क्रिएट करते हैं, एक काबिलियत क्रिएट करते हैं, 8, 10, 12 साल लग सकते हैं। उतनी देर में तो थ्रेड चेंज हो सकता है। तो बड़ी नेवीज़ जो होती हैं, इंक्लूडिंग इंडियन नेवी, वो जो अपनी फोर्स स्ट्रक्चरिंग करती हैं वो कैपेबिलिटी पे करती हैं कि हमारे पास काबिलियतें होनी चाहिए, फिर कोई भी खतरा है हम उसको देख सकते हैं। तो इंडियन नेवी का इंटेंशन है टू बी व्हाट वी कॉल अ फुल स्पेक्ट्रम ब्लू वाटर नेवी, कैपेबिलिटी स्पेक्ट्रम। मतलब कोई भी काबिलियत हो जो नेवीज़ में होनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए, चाहे हमारे पास कम हो पर होनी चाहिए, कि जब ज़रूरत पड़े हमारे पास हो वो इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा ना हो कि है ही नहीं। तो हमारा पूरा फोकस उस पर है। तो हम नंबर्स गेम नहीं खेल रहे हैं किसी के साथ, हम कैपेबिलिटी गेम खेल रहे हैं, और वो हमारे पास है। और जिस तरीके से हमारा अभी सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम है, पता नहीं आपने कोई इंटरव्यू सुने होंगे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बोला है कि 59 शिप्स एंड सबमरीन्स are under construction or on order in Indian shipyards. We are not importing a single ship. Last imported ship परसों कमीशन हुई है 1 जुलाई को, तमल। वो भी हमने रशिया से ली, नॉट बिकॉज हम बना नहीं सकते हैं, पर अवेलेबल थी तो हमने ले ली अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल से इंडियन नेवी ठीक ट्रैक पे है। व्हाट इंडियन नेवी रिक्वायर्स इज कि चाहे जितना हमको बजट चाहिए उतना ना मिल रहा हो, पर जितना दे सकते हैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। ये नहीं कि एक साल ज़्यादा हो रहा है, दूसरे साल कम हो रहा है, फिर तीसरे साल ज़्यादा हो रहा है। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नेवीज़ को टाइम लगता है बनने में। अगर हमको कल चीन से 2035 में खतरा है, क्योंकि चीन तब तक बहुत बड़ी नेवी होगी, उसकी तैयारी हमको आज से करनी है। हम 2032-33 में नहीं बोल सकते हो खतरा आ गया अभी भाई ये जहाज़ होना चाहिए, वो जहाज़ होना चाहिए। आज हमको वो जहाज़ बनाने शुरू करने हैं जो हमको 2035 में डिप्लॉय करने होंगे। तो ये होती है, ऐसे नेवी की फोर्स स्ट्रक्चरिंग होती है। और ये चाइना का जो ग्रेट पावर गेम है, ये ऐसे प्ले आउट होगा इंडियन ओशन में। और इंडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दैट, इन इंश्योरिंग दैट वी शेप द आउटकम्स, वी डोंट गेट शेप्ड बाय द आउटकम्स। सर आपने ब्लू वाटर नेवी की बात की, उसमें क्या स्पेसिफिक ब्लू वाटर नेवी क्या है, पहली चीज़। और दूसरा आपने बोला कि नेवल कैपेबिलिटीज़ और मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, तो आई थिंक वो सिविल और डिफेंस का फ़र्क है। ओवरऑल मैरीटाइम कैपेबिलिटी।
तो ब्लू वाटर नेवी 3 किस्म की, ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये तो नेवल पार्लेंस है। तो ब्राउन वाटर नेवी, ग्रीन वाटर नेवी, ब्लू वाटर नेवी। ब्राउन वाटर नेवी मतलब जहाँ पानी बहुत शैलो है तो गंदा सा लगता है, तो इसलिए ब्राउन वाटर नेवी कहा जाता है। तो छोटी नेवीज होती हैं, उनकी काबिलियत क्या है कि भाई अब हम अपना बॉर्डर सेफ रखें, तो छोटे जहाज़ होंगे, मिसाइल बोट्स होंगी, पेट्रोल बोट्स होंगी, ऐसी होंगी जैसे श्रीलंका के पास है या मालदीव्स के पास है, छोटे देशों के पास है। फिर आती है वो ग्रीन वाटर नेवी के थोड़ा दूर तक, जैसे पाकिस्तान है, उनके एस्पिरेशंस हैं कि भाई हम पूरा एरिया कंट्रोल कर सकें, काबिलियत नहीं है वो दूसरी बात है। तो वो और उनको इतनी जरूर वो इंडियन ओशन पावर नहीं बनना चाहते, पर वो चाहते हैं कि अरेबियन सी में तो कम से कम हम हमारी कुछ वो होनी चाहिए। तो वो नेवीज़ मीडियम साइज नेवीज़ हैं, हम भी मीडियम साइज नेवी हैं, वी आर नॉट द यूएस नेवी। बट ब्लू वाटर नेवी मीन्स यू हैव द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसलिए ब्लू वाटर इज जनरली एसोसिएटेड विद एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बिग शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, हु कैन गो एनीवेयर, unlike small ships which can't go to far waters. So that is the blue water navy. So India has always aspired to be a blue water navy because India एक मैरीटाइम नेशन है, 3 तरफ से हम सी से घिरे हुए हैं। 95% ट्रेड इंडिया का सी से आता है और जाता है। 80% हमारा तेल और गैस सी से आता है और जाता है। हम इस किसी चीज़ को हैजर्ड नहीं होने दे सकते। 11,094 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। कल हमको ये इकोनॉमिक जोन से हमारा सस्टेनेंस होगा, यहीं से रिसोर्सेज आएंगे जो इस देश को चलेगा, जिस बेसिस पे देश। तो अगर आप ये सब देखें, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं हमारे, एक आइलैंड टेरिटरी इस तरफ है, लक्षद्वीप वेस्ट साइड पे है, अंडमान निकोबार ईस्ट पे। तो अगर आप ये सब देखें तो इंडिया इज़ अ मैरीटाइम नेशन। ठीक है, लैंड बॉर्डर हैं और लैंड बॉर्डर पे बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, हमारे 2 बैठे हुए हैं वहाँ पे, शत्रु एक तरीके से, थ्रेट जो भी कह लीजिए उनको। पर जो मैरीटाइम डोमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इंडिया को अपने मैरीटाइम पे अब फोकस करना है, क्योंकि फोकस इज शिफ्टिंग टू मैरीटाइम, दैट इज़ वन। एंड सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू हैव अ ब्लू वाटर नेवी। आपको ट्रेड प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। जहाँ तक रहा मैरीटाइम पावर, तो मैरीटाइम पावर और नेवल पावर में ये फ़र्क होता है। नेवल पावर इज़ नेवल पावर, कि आपके पास वॉरशिप्स कितने हैं, आपके पास क्या काबिलियत है नौसेना की। मैरीटाइम पावर है आप एज अ देश आप कहाँ हैं मैरीटाइम में, आपकी क्या कितनी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में मैरीटाइम में। तो जैसे मैंने आपको चाइना का दिया, चाइना शिप बिल्डिंग ले लीजिए आप, शिप बिल्डिंग में वर्ल्ड का 55% मार्केट चाइना में है, 55%। इंडिया का मालूम है आपको कितना है ग्लोबल शेयर? 0.5% से कम है। सो दैट 100 times मोर बिगर ग्लोबल शिप बिल्डिंग। दैट इज़ वाई नाउ प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड मैरीटाइम विजन, मैरीटाइम एजेंडा 2030, और अब मैरीटाइम विजन 2047 भी बना है, जिसमें नए पोर्ट्स बन रहे हैं, विजनजम, वधावन, निकोबार। क्योंकि हमारे पास अभी तक डीप वाटर पोर्ट नहीं थे। तो हमारा जो ट्रेड आता था वो पहले जाता था एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे, दुबई, कोलंबो, सिंगापुर। वहाँ से बड़े बड़े जहाज़ों से ट्रांसफ़र किया जाता था छोटे जहाज़ों पे, और वो जहाज़ इंडिया आते थे, क्योंकि हमारे पास डीप वाटर नहीं था कि वो बड़े बड़े जो VLCCs और बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो हमारे पोर्ट्स में आ सकें। इसका मतलब हम इन सब पोर्ट्स को पैसा दे रहे थे हमारे ट्रेड को अनलोड करके दूसरे शिप पे लोड करने के लिए। अब ये 3 पोर्ट्स पे काम चल रहा है। विजिंजम है एक केरला के पास, केरला में, वधावन एक गुजरात के पास कहीं है वो वेस्ट कोस्ट पे, और एक ग्रेट निकोबार में बनाने जा रहे हैं। ये पहले डीप वाटर पोर्ट है इंडिया में। तो अब हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बन जाएंगे, तो मतलब दुनिया का ट्रेड हमारे पास आएगा और हम भेजेंगे और जगहों को। क्योंकि आज हमारी जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की है। 90% ट्रेड हमारा बाहर से आता है और 80% तेल हमारा बाहर से आता है। कल ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, आप सोचिए कितना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा हमारे ट्रेड की क्वांटिटी में और एनर्जी की क्वांटिटी में। और 2047 तक अगर हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो फिर हमारा कितना ट्रेड का वॉल्यूम कितना होगा अगर वही 90% रहा या 95% रहा, और कितना हमारा तेल होगा अगर 80% फिर भी बाहर से आएगा, तो क्या क्वांटिटी में आएगा? मोर देन डबल ऑफ व्हाट इज कमिंग टुडे। वी हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू एब्जॉर्ब दिस। शिपयार्ड्स और पोर्ट्स को 10-10, 12-12, 15-15 साल लगते हैं बनने में। तो आज जो ये पोर्ट बन रहे हैं, ये आज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 2040 में हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो ये मैरीटाइम पावर है। इसी तरह पोर्ट्स, अब मैंने कहा 10 में 7 पोर्ट्स चाइना में, क्योंकि चाइना का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना था। अगर कल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया
तो हमें भी ऐसे पोर्ट्स चाहिए होंगे, हमारे भी पोर्ट्स उतने बिजी हो जाएंगे, क्योंकि आयात निर्यात का इतना काम चलेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, सब कुछ होगा। तो इंडिया इज़ ऑलरेडी, सो अनलाइक चाइना विच हैज़ बिकम अ मैरीटाइम पावर, इंडिया इज़ अ नेवल पावर बट नॉट येट अ मैरीटाइम पावर। वी आर नाउ वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ मैरीटाइम पावर ऑल्सो। हमारी कोस्ट गार्ड है, हमारी नेवी है, ये तो अच्छी हैं, देर बिग, देर 4th लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट नेवी है हमारी। बट मैरीटाइम जो अदर एलिमेंट्स हैं, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, शिप कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स, फिशिंग, इसमें हम पीछे हैं काफ़ी दुनिया से। सर नेवी की जब भी बात करते हैं और कैपेबिलिटी की बात करते हैं और पावर प्रोजेक्शन होता है, तब जो चीज़ सामने आती है वो होता है वॉरशिप या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर। जैसे यूएस का भी हम 1971 की स्टोरीज जब से सुनते आ रहे हैं कि उनकी 7th फ्लीट थी, वो आ गई थी यहाँ पर, और जितने उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, मतलब अगर हमारा भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ता है तो एक हेडलाइन में आ जाता है कि इंडिया ने एक और एक्वायर किया है। तो इस चीज़ में अगर हम कंपैरिजन देखें वॉर सिनेरियो में या फिर डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ में, तो कहाँ पर शिप और सबमरीन का कंपैरिजन है? क्योंकि जो ये कैरियर्स हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैरी करते हैं, और सबमरीन्स भी जो हैं वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। और आई थिंक टू ऐड ऑन टू दैट, एक मुझे ये भी जानना है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स की हम बात करते हैं और एक डीजल बेस्ड सबमरीन है। तो आई थिंक जो हमने रिसेंटली एक्विजिशन के कुछ ऑर्डर दिए हैं वो अभी भी डीजल बेस्ड सबमरीन्स के हैं, आई थिंक फ्रांस से। तो ये कहाँ पर एक तो कंपैरिजन है इन दोनों का, और क्या फ़र्क पड़ेगा न्यूक्लियर सबमरीन से? तो 3 सवाल हैं एक्चुअली। तो मैं पहले सवाल का पहले जवाब देता हूँ आपको। शिप वर्सेस एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन वर्सेस एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन वर्सेस सरफेस शिप। देखिए, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कंपैरिजन टू मेक। इट इज़ नॉट एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन। अब ब्लू वाटर नेवी को दोनों की ज़रूरत है। इंडिया नेवी कई सालों से बोल रही है कि हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। क्यों 3 चाहिए? क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर रीफिट में है, रिपेयर में है, फिर भी हमारे पास 2 ऑपरेशनल कैरियर होने चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट पे भी हमको बहुत ओशन एरिया कवर करना है और ईस्ट पे भी हमको बहुत ओशन एरिया कवर करना है। अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें मैप पे, तो हम बिल्कुल इंडियन ओशन के बीच में हैं दोनों तरफ। तो हमको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए अपनी बेसिक प्रोटेक्शन के लिए और अपनी बेसिक ब्लू वाटर कैपेबिलिटी के लिए। तो ये तो था जहाँ, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर की काबिलियत क्या है, खासियत क्या है? ये ठीक है वल्नरेबल है और डूबा सकते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरा एयर बेस होता है एक तरीके से। तो आप सोचिए, आपके पास एक पूरा एयर बेस है जो एक दिन में 500 मील ट्रैवल कर सकता है। तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आपके देश की, वहाँ आप अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे तो इट्स लाइक सेंडिंग एन एयरफोर्स बेस टू दैट प्लेस, 500 माइल्स इन अ डे। एंड एयरक्राफ्ट कैरियर नेवर सेल्स अलोन, इट हैज़ अ कैरियर बैटल ग्रुप। उसमें डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं, सब कुछ होता है। तो मतलब जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर सेल करता है, इट इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड। उसके अराउंड एक स्क्रीन बनाई जाती है, एंटी मिसाइल डिफेंस होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है, एंटी, तो शिप्स हैव दैट कैपेबिलिटी। तो एयरक्राफ्ट कैरियर इतना आसान नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा है तो उसको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, जो EW कैपेबिलिटी है, वो बहुत पावरफुल होती है। और अगर आप देखें काबिलियत उस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप की, आप सोचिए कैरियर बैटल ग्रुप अगर उसमें 12 या 14 जहाज़ हों, इट्स लाइक अ स्मॉल नेवी। A small navy can move 500 miles in a day with an air base to carry out an attack or to diffuse a situation or whatever. आज अमेरिका की काबिलियत क्या है? क्यों इनका मैरीटाइम पावर इतना रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास 11-12 सुपर कैरियर्स हैं। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो 40,000 टन, 45,000 टन के हैं। अमेरिका के जो 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब 1 लाख टन से ज़्यादा के हैं डिस्प्लेसमेंट, न्यूक्लियर पावर्ड। हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 60 से 70 जहाज़ हैं और वही उनका कैरियर बैटल ग्रुप है। तो जब यूएस कैरियर बैटल ग्रुप मूव करता है तो पता लगता है कि एक नेवी आ रही है, यू नो। सो दैट इज पावर प्रोजेक्शन। दे मे नेवर फायर अ शॉट, बट द फैक्ट दैट दे आर देयर इज इनफ टू डिटर एनीबडी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट इट इज़ नॉट, यू नो, हम बोलते हैं अंडमान निकोबार इज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। इट इज़ नॉट एन एयरक्राफ्ट कैरियर, बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर का बेसिक रोल है मोबिलिटी। तो टू से कि क्योंकि वो आइलैंड है तो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो है तो फिक्स्ड ना, यहाँ हम 500 मील भेज सकते हैं उसको। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो वैल्यू है वो बहुत है, वो भी बड़ी नेवीज़ के लिए, क्योंकि आपको सी कंट्रोल करना है, आपको पावर प्रोजेक्शन दिखाना है, आपको कहाँ आपकी नेक्स्ट सिचुएशन आपको ले जाएगी आपको मालूम नहीं है। सबमरीन का क्या एडवांटेज है? सबमरीन पानी के नीचे रहती है। एक सबमरीन भी अगर एनिमी को मालूम है कि अगर आप सोचिए अगर कल 7th फ्लीट आ रही है, एग्जाम्पल,
अरेबियन सी में, जैसे पहले बे ऑफ बंगाल में आने की कोशिश कर रही, पर उसको मालूम है कि 3 या 4 इंडियन सबमरीन कहीं तो हैं यहाँ पे। वो 10 बार सोचेंगे कि मैं इधर से जाऊँ, मैं उधर से जाऊँ, कौन सा अप्रोच करूँ, कहाँ हो सकती है वो, क्या लाइकली एरिया है उसके होने की। तो इट रिड्यूसेस द ऑप्शंस ऑफ दैट सरफेस फोर्स कमांडर। वन सबमरीन कैन रिड्यूसेस ऑप्शंस if you don't know where it is. So that is the advantage of submarine. So it is a weapon, it is an offensive weapon. It is a cutting edge offensive capability of a navy is a submarine. It is not a power projection platform. Now this is about, I'm talking about generic about submarines. आपने नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन में क्या फ़र्क है, कि क्यों हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक है। 3 किस्म की पनडुब्बियाँ होती हैं बेसिकली। 2 किस्म की न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, एक डीजल पावर्ड होती है, जैसे आपने कहा डीजल इलेक्ट्रिक। तो जो न्यूक्लियर के पहले मैं बात करता हूँ, न्यूक्लियर में 2 कैटेगरी होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जो एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रेटेजिक वेपन है, वो वॉर फाइटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जिसको हम SSN कहते हैं, उसको SSBN कहते हैं, इसको SSN कहते हैं। SSBN है आपका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी, सेकेंड स्ट्राइक। 6 देश हैं खाली जिनके पास है वो, 5 जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके और अब भारत, जहाँ हमने अपनी खुद बनाई है। वो हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। तो उसको आप जब आप पनडुब्बियों की बात करते हैं तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल, बट इट इज़ अ नेशनल एसेट, इट इज़ नॉट अ नेवल वेपन, इट इज़ मैन्ड बाय नेवी बट इट्स नॉट अ नेवल वेपन। नेवल वेपन इज़ द SSN विच इज़ न्यूक्लियर पावर्ड बट इट हैज़ कन्वेंशनल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन नहीं होते उसमें। मिसाइल्स, टोमाहॉक मिसाइल, जैसे आपने अमेरिका को सुना अभी जो ईरान के ऊपर अटैक किया, एक वो B-52 बॉम्बर्स आए, उन्होंने अटैक किया, और 2 न्यूक्लियर साइट्स पे US नेवी की टोमाहॉक SSNs ने टोमाहॉक मिसाइल्स फायर किए, विच आर लैंड अटैक मिसाइल्स। सो द SSN, अच्छा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर, देन आई कम टू SSN। द डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की लिमिटेशन ये होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं, जैसे आपकी कार की बैटरी होती है, ये जब गाड़ी चलती है तो बैटरी का पावर कम होता जाता है, तो इसके लिए होते हैं डीजल जनरेटर्स। वो आप डीजल जनरेटर चलाते हैं, डीजल जनरेटर से आप बैटरी चार्ज करते हैं, और उस बैटरी से फिर इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। ये इलेक्ट्रिक मोटर आपकी सबमरीन को चला रही है एक्चुअली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। डीजल जनरेटर जो है वो पानी के नीचे नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब जब आपकी बैटरी का पावर कम हो जाता है तो आपको सरफेस पे आना पड़ता है। अब आजकल मॉडर्न सबमरीन में सरफेस पे नहीं आना पड़ता, एक स्नॉर्कल मास्ट होता है जो पानी के बाहर आता है, और उसमें से फ्रेश एयर जाती है डीजल को। पर आप फिर भी रिस्क में होते हैं कि कोई तो डिटेक्ट कर लेगा, आपका कोई हवाई जहाज आप दुश्मन का है, वो रेडार पे पिकअप कर लेगा एक मास्ट निकला हुआ है, क्योंकि मास्ट के साथ पेरिस्कोप भी होना होता है, आपको देखना होता है क्या है आसपास। तो ये वल्नरेबिलिटी होती है डीजल सबमरीन की। एक ये है कि उसकी डिटेक्शन पॉसिबल है। न्यूक्लियर सबमरीन में रिएक्टर होता है। अगर ह्यूमन इंड्योरेंस की बात ना हो, एक फैक्टर ना हो कि भाई एक आदमी कितने दिन उसमें रह सकता है, तो वो 25 साल तक उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है, या बैटरी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, वो रिएक्टर पे चलती रहेगी 25 साल तक। तो ये फ़र्क है, तो वो एक्सपोज नहीं होती है। दूसरी बात है, क्योंकि बैटरी नहीं होती उसमें डिस्चार्ज होने के लिए, और न्यूक्लियर पावर तो पूरे टाइम अवेलेबल है, वो हाई स्पीड कर सकती है। कन्वेंशनल सबमरीन जितनी हाई स्पीड करेगी उतनी जल्दी उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो ये फ़र्क है। तो अगला सवाल ये होता है फिर हमारे पास क्यों है कन्वेंशनल सबमरीन, खाली न्यूक्लियर क्यों नहीं होते? एक तो कॉस्ट, एक न्यूक्लियर सबमरीन SSN की कॉस्ट नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से 3 या 4 गुना हो सकती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक फिगरेटिव लें तो एक SSN की कॉस्ट $5 बिलियन तक जा सकती है, 4 to 5 बिलियन वन सबमरीन। आजकल कन्वेंशनल सबमरीन 1-1 बिलियन की आ रही है, 1.5 बिलियन की आ रही है। तो आप सोच लीजिए कितने देश हैं जो अफोर्ड कर सकेंगे 5 बिलियन की एक सबमरीन। एक तो वो रीज़न है। दूसरा ये है कि सब जगह ये ज़रूरी नहीं क्योंकि वो न्यूक्लियर है तो उसको फ़ायदा है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन बड़ी होती हैं, क्योंकि रिएक्टर होता है, ये सब होता है, और हमको शैलो वाटर्स में ऑपरेट करना पड़ता है। शैलो वाटर में जितनी बड़ी सबमरीन होगी उतनी जल्दी वो पकड़ी जाएगी। तो छोटी सबमरीन जो होगी वो छुप सकती है शैलो वाटर में भी। तो जिन जिन कंट्रीज़ के पास शैलो वाटर ऑपरेशंस हैं, जैसे हमारे पास है अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल हमारे बॉर्डर्स पे है, उनके पास कन्वेंशनल सबमरीन भी हैं। तो अगर आप जो न्यूक्लियर सबमरीन फोर्स लेवल देखें तो अमेरिका के पास खाली न्यूक्लियर सबमरीन SSN है और SSBN है, क्योंकि उनको कोई अपने कोस्ट का कोई डर नहीं है, उनको तो दूर डिप्लॉय करना है अपनी सबमरीन्स को। यूके के पास खाली न्यूक्लियर सबमरीन है, और फ्रांस के पास भी खाली न्यूक्लियर सबमरीन है, क्योंकि उनकी जो कन्वेंशनल सबमरीन कैपेबिलिटी है
वो नेटो संभाल लेगा, जर्मनी, स्वीडन, उनके पास नेटो है। इंडिया के पास कोई नहीं, इंडिया के पास इंडिया ही है, हमारे पास कोई पार्टनर्स नहीं है। तो हमको तीनों कैपेबिलिटी रखनी है अपनी। SSN चाहिए क्योंकि हम ब्लू वाटर नेवी होना चाहते हैं। कल चीन आएगा ब्लू वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर लेके, तो हमारे पास SSN होना चाहिए उसको कंटेन करने के लिए। हमको डीजल इलेक्ट्रिक चाहिए क्योंकि हमारे पास शैलो वाटर्स हैं जिनको हमको प्रोटेक्ट करना है, और हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर हैं तो हमारे पास SSBN भी होने चाहिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। तो खाली 3 देश हैं जिनके पास तीनों किस्म की सबमरीन हैं, चाइना, रशिया और इंडिया। क्योंकि तीनों के पास शैलो वाटर्स हैं। रशिया को बाल्टिक सी अपना प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पानी कम है। ब्लैक सी प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पानी कम है। सिमिलरली चाइना के पूरे कोस्ट के अलॉन्ग शैलो वाटर है, तो उनको भी रखनी है। तो तीनों सबमरीन की काबिलियत इन 3 देशों को हमेशा रहेगी। तो ये फ़र्क है बेसिकली बिटवीन SSBN, SSN एंड जिसको हम SSK कहते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक। SSBN सर वो हुआ जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रख सकता है अपने में ना, SSN नहीं रख SSN में सकता। न्यूक्लियर नहीं होता है। तो SSBN इज़ अ न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे न्यूक्लियर मिसाइल से अग्नि वगैरह, वैसे ये सी से। तो SSBN क्यों चाहिए किसी देश को? अब जैसे इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसका कॉर्नरस्टोन क्या है? नो फर्स्ट यूज़। हम पहला हमला कभी किसी के ऊपर नहीं करेंगे, परमाणु हमला हम नहीं करेंगे। हमारे ऊपर अगर होगा तो हम पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। अगर दुश्मन को मालूम है कि आपके पास मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर आप किसको बोल रहे हैं कि हम, क्रेडिबिलिटी कहाँ है आपकी? इसको हम सेकंड स्ट्राइक बोलते हैं, जो वापस आप मारेंगे। वो कहाँ है हमारी क्रेडिबिलिटी? हमारे पास 3 किस्म के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। एक लैंड से फायर हो सकते हैं, एक हवाई जहाज से फायर हो सकते हैं, और एक समुद्र से फायर हो सकते हैं। दुश्मन को मालूम है आपके लैंड के कहाँ हैं, आपके एयरक्राफ्ट जब लेंगे वो उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, पर वो पनडुब्बी कहाँ है समुद्र के नीचे वो उसको नहीं मालूम है। कहाँ से वो मिसाइल आएगा उसको नहीं मालूम है। तो इसलिए जो क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है वो खाली सबमरीन की होती है। इसलिए जो न्यूक्लियर ट्रायड जिसको कहते हैं, लैंड, एयर एंड सी, उसमें सेकंड स्ट्राइक के लिए सबसे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म सबमरीन है। तो कोल्ड वॉर जो थी, जो 1945 में 49 में शुरू हुई और 1991 तक चली, जब बर्लिन वॉल गिरी और रशिया सोवियत यूनियन डिसमेंटल हुआ, वो क्यों कोल्ड रही? क्योंकि अमेरिका और रशिया की जो परमाणु शक्ति थी, उनके पनडुब्बियों में दोनों को इतना एक दूसरे के परमाणु शक्ति से डर था कि किसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। नहीं तो कितने मौके आए, बे ऑफ पिग्स इंसिडेंट हुआ, क्यूबा वाला हुआ, गैरी पावर्स का हुआ, कितने मौके आए जब वो न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। पनडुब्बियों की वजह से नहीं हुई, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वजह से, कि अगर हम मारेंगे तो हमको हमारे ऊपर और तगड़ा जवाब आएगा वापस। तो ये SSBN की ये रोल है मेनली, और इंडिया के लिए इसलिए इतना ज़रूरी था। एक बार हम न्यूक्लियर पावर बन गए तो हमारे पास SSBN कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और अभी हमारे पास 2 हैं और 3 और बन रही हैं। क्योंकि इसमें क्यों 3 और चाहिए हमको, 5 क्यों चाहिए या 4 क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपकी सेकंड स्ट्राइक को क्रेडिबल रहना है तो एट एनी गिवन टाइम 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर यू मस्ट हैव वन सबमरीन ऑन पेट्रोल। अगर दुश्मन को पता है कि इनके पास 2 ही है, एक वापस आ गई है, तो उनको पता है अभी कोई सेकंड स्ट्राइक नहीं है इनके पास, ये तो हार्बर में बैठी है इनकी सबमरीन। तो अगर आप देखें हर एक, तो खैर अमेरिका, चाइना और रशिया को आप छोड़ दीजिए, वो तो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, उनके पास किसी के पास 12 हैं, किसी के पास 15 हैं, किसी के पास 10 हैं। पर अगर आप देखें UK और फ्रांस ने हमेशा 4 SSBN रखे हैं अपनी नेवी में। उनकी स्टैंडर्ड 4 SSBN फोर्स, क्योंकि कैलकुलेशन ये होता है कि एक सबमरीन पेट्रोल पे है, एक पेट्रोल पे जा रही है, एक पेट्रोल से आ रही है, और एक रिपेयर में है। मैं बड़ा रफ वो बता रहा हूँ आपको कि थॉट प्रोसेस। एंड UK has kept one submarine on patrol continuously now for 55 years. They call it CASD, Continuous Sea Deterrence. 55 years. That is the capability we need to have a credible second strike. And that is what we are aiming at. That is why we are not building 1 or 2, we are building 4. सर अगर एक सबमरीन की बात करें, जैसे हमने नंबर्स की बात की, 4 सबमरीन सफिशिएंट है, तो इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन में ये भी है कि अगर एक सबमरीन भी रेडी है अटैक के लिए तो दैट इज़ सफिशिएंट। एक सबमरीन में कितने वॉरहेड्स आ सकते हैं, कितना जितना भी अपना जो एक्सप्लोसिव्स हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान लेट से न्यूक्लियर अटैक करता है, एक छोटा सा किया उसने कहीं, जिसको वो टैक्टिकल वेपन्स बोलते हैं, और हमने सेकंड स्ट्राइक फुल फ्लेजेड अपनी सबमरीन से किया, तो कितनी उसमें मिसाइल्स आ सकती हैं, कितने वॉरहेड्स आ सकते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है सबमरीन कितनी बड़ी है, आप क्या चाहते हैं उसको करने का। अभी भारतीय सबमरीन अभी उस लेवल पे नहीं आई हैं जिस पे अमेरिकन सबमरीन हैं। हमारा तो अरियान थी पहली, आपको मालूम है वो, इट वाज मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देन एन SSBN। तो हमारी अभी मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी लिमिटेड है, रेंज में भी और नंबर्स में भी, क्योंकि ये बड़े जहाज़ नहीं है। पर जो हमारी आगे बन रही हैं, तीसरी, चौथी या 5वीं,
उनमें जो हमारा मिसाइल होगा उसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। अभी हम जो अरिहंत में है वो 750 किलोमीटर के मिसाइल हैं, तो 750 किलोमीटर रियली एक डिटरेंस नहीं है। पर जो डेवलप हो रहा है अभी मिसाइल, और उसके ट्रायल्स, अरिहंत जो सेकंड सबमरीन है उसने फायर किया एक मिसाइल, वो 3500 किलोमीटर का है। तो 3500 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप बिना अपनी सबमरीन को दुश्मन के पानी में भेजे हुए अपने सेफ वाटर से भी आप मिसाइल फायर कर सकते हैं। इसको बैस्टियन कॉन्सेप्ट कहते हैं। चाइना, रशिया, अमेरिका के पास मिसाइल हैं 8,000-10,000 किलोमीटर रेंज के जो सबमरीन से फायर होते हैं। तो चाइना वो चाइनीज़ कोस्ट से वाशिंगटन को टारगेट कर सकता है। सो दैट इज़ द केपेबिलिटी। नाउ इफ़ यू टेक नंबर ऑफ मिसाइल्स, दैट डिपेंड्स ऑन द सबमरीन. So the Ohio class or the Delta IV class of the Russians or even the Chinese, they can carry up to 12 to 16 missiles each. Each missile has got 6 to 12 MIRVs, multiple independent retractable vehicles. इसका मतलब missile you fire, you can target it on 12 different targets. The warheads will go to 12 different places. तो 12 into 12, अगर 12 मिसाइल है और ईच में 12 है तो आप सोचिए 144 मिसाइल, 144 न्यूक्लियर वेपन्स इज इनफ टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री. सो दैट इज डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अ SSBN, एंड दैट इज वाई सेकंड स्ट्राइक इज सो, द सेकंड स्ट्राइक फ्रॉम अ सबमरीन इज कंसिडर्ड सो लीथल. सर, डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ आई थिंक हम मान लेते हैं कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग हैं नेवल पर्सपेक्टिव से, और आगे आने वाले टाइम में जैसे आपने बोला कि हम और वॉरशिप्स भी बना रहे हैं, सबमरीन्स बना रहे हैं, 4 जो रिक्वायर्ड हैं वो तो SSBN हैं. अगर हम थोड़ा सा आई थिंक पावर प्रोजेक्शन की या फिर ऑफेंसिव की बात करें, तो अगर साउथ चाइना सी को हम थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना चाहें सिचुएशन को, जैसे चाइना हमारे इंडियन ओशन को करता है, तो उसमें हम कितने कैपेबल हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है आगे? देखिए, साउथ चाइना सी में हमारी प्रेजेंस है. इंडियन नेवी फॉलो करती है समथिंग कॉल्ड मल्टी मिशन डिप्लॉयमेंट. एट एनी गिवन टाइम 12 से 15 इंडियन वॉरशिप्स इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं डिप्लॉयड होती हैं, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी. दे विल गो टू सिंगापुर, दे विल विजिट फिलीपींस, दे विल गो, बट टू शो द फ्लैग कि हम यहाँ भी हैं और हम आ सकते हैं यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी. पर साउथ चाइना सी में अगर हमको जाके कुछ करना है, अगर अपना कोई मैरिटाइम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, वो बात अलग है. But I don't think the Indian Navy will want to or be in a position to go and to South China Sea to go and to go and attack the Chinese Navy, because then you need a lot of backup. Power projection means एक तो आप पहुंच तो गए, उसके बाद उसको सपोर्ट भी तो देना है आपको अपनी फोर्स को. वो अलग बात है कि वहाँ और आपके एलाइज हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हैं इनके साथ. तो कल अगर हमको फ्यूल चाहिए तो एक अमेरिकन टैंकर से फ्यूल ले सकते हैं, जापानीज टैंकर से फ्यूल ले सकते हैं. पर किसी और ओशन में जाके लड़ाई लड़ना, वो भी किसी नेवी जो पावरफुल है, इज डिफिकल्ट. एंड आई थिंक वी वुड रादर द चाइनीज नेवी कम टू इंडियन ओशन वेयर वी कैन टेक देम ऑन, रादर देन वी गो एंड ट्राई एंड टेक ऑन द चाइनीज नेवी इन साउथ चाइना सी. तो वो तो मुझे नहीं लगता कि होगा. हमारे को इंटरेस्ट है, जैसे वियतनाम में वियतनाम के साथ हमारा ONGC का अरेंजमेंट था, तो एक ऑयल रिग वहाँ पे थी. वो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि ये तो हमारा पानी है, आपकी ऑयल रिग यहाँ क्या कर रही है. हमने खैर हम करते रहे ड्रिलिंग. पर अगर वो सिचुएशन अगली हो जाती या चाइना कुछ और करता, ऐसा एक्शन लेता जिसकी वजह से हमको जाके वहाँ को प्रोटेक्ट करना होता, तो वो काबिलियत है हमारे पास. सर, जैसे जो अभी तक कंक्लूजन है वो जो सबमरीन्स की है, वो बिगेस्ट कैपेबिलिटी ये है कि वो अनडिटेक्टेड रह सकती हैं पानी के नीचे की वजह से. आजकल जितने एयरक्राफ्ट्स आ गए हैं, मैरीटाइम ड्रोन्स आ गए हैं, जो कि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेडार्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर है. इंडिया ने भी US से कुछ ड्रोन्स लिए हैं जो कि मैरीटाइम स्पेसिफिक हैं, जो कि ढूंढ सकते हैं कि सबमरीन्स कहाँ पर हैं. तो यहाँ पर कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो कर रही है, कितनी सबमरीन्स अपने आप को छुपा पाएंगी और कितने एयरक्राफ्ट उनको ढूंढ पाएंगे? देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ती हैं. सबमरीन टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही है और एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही है, दोनों हो रही हैं. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले खाली एयरक्राफ्ट होते थे, अब एयरक्राफ्ट भी हैं, अनमैन्ड UAVs भी हैं, UUVs भी हैं, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स भी हैं जो सबमरीन डिटेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती हैं. सैटेलाइट है, आपका एक मास्ट ऊपर है, वो पिकअप कर लेगा, आपने कोई कम्युनिकेशन किया वो पिकअप कर लेगा. तो साधन बहुत हैं सबमरीन को डिटेक्ट करने के. पर सबमरीन एक ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयरस्टैक. ओशन इतना बड़ा है, उसमें अगर आप एक सबमरीन ढूंढ रहे हैं, या तो आपके पास बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हमको मालूम है कि इस एरिया में एक सबमरीन है, फिर आप अपनी ASW फोर्सेज आएंगे. पर अगर आपको पता है कि इंडियन ओशन में कहीं है, आप कहाँ ढूंढेंगे उसको?
कितने एसेट्स आप लगाएंगे अपनी नेवी के उसको ढूंढने में। तो कोशिश ये होती है कि जब वो एंटर करती है, अगर उस टाइम से ट्रैक करना शुरू करो तो आपको कुछ आइडिया हो सकता है कि कहाँ है, पर ऐसे रैंडमली बड़ा मुश्किल है। पर ये तो होगा, अगर लड़ाई कल होगी और एक कैरियर बैटल ग्रुप किसी देश का आया है, वहाँ ऑपरेट कर रहा है, तो जाहिर है कि उसको मालूम है कि भाई दुश्मन ने भी अपनी सबमरीन कहीं तो रखी होगी ना, फ्रीली तो मेरे को ऑपरेट करने नहीं देंगे। तो फिर वो ASW जो भी होते हैं रिसोर्सेज उनके पास बहुत कुछ होता है। तो अगर एक आइडिया आ जाए आपको कि एक सबमरीन एक जगह में है, कंफर्म नहीं है पर सस्पेक्ट करते हो आपके एक सबमरीन कॉन्टैक्ट, किसी शिप ने बोला कि भाई मेरे सोनार पे मेरे को एक आवाज़ आई, शायद सबमरीन हो सकती है वहाँ पे, तो आप एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे। पहले हेलीकॉप्टर में सोनार होता है, वो सोनार पानी के नीचे लोअर होता है, ठीक है, और वो फिर ट्रांसमिट करता है उधर। तो अगर सबमरीन है तो वो सोनार पिकअप करेगा। हेलीकॉप्टर का सोनार के साथ सबमरीन की ये प्रॉब्लम है कि सबमरीन को नहीं पता कि हेलीकॉप्टर ऊपर है। शिप का तो पता लग जाएगा, शिप पानी पे होती है, हेलीकॉप्टर तो हवा में है, तो उस सबमरीन को कैसे मालूम कि उसको एक हेलीकॉप्टर ट्रैक कर रहा है, उसका नहीं मालूम। अगर एक्टिव होगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि रेडार जैसे वो ट्रांसमिट करेगा। पर एक पैसिव सोनार्स भी होते हैं, वो सबमरीन की आवाज़ को पिकअप करते हैं, शिप की आवाज़ को पिकअप करते हैं, तो फिर सबमरीन को नहीं पता लगेगा। तो एक तो वो है। तो अगर एयरक्राफ्ट ने फिर पिकअप कर लिया सबमरीन को और बोला कि भाई हाँ मेरे को लगता है ये सबमरीन है यहाँ पे, फिर वो शिप्स को डायरेक्ट करेगा वहाँ पे। तो शिप्स आएंगी और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं ASW, वो लाके आप उस एरिया को इतना डेंस बना देंगे कि सबमरीन को वहाँ से एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा। आप डेप्थ चार्जेस ड्रॉप करेंगे, शिप्स होंगी, सोनार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी है, सब कुछ है वहाँ पे। तो सबमरीन को आप दबाव में रख सकते हैं। आपको अभी भी शायद पता ना लगे है कहाँ एग्जैक्टली, पर वो दबाव आप ला सकते हैं सबमरीन के ऊपर कि सबमरीन का जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको सोच रहा है मैं कहाँ से निकलूँ सर, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस। तो दैट काइंड ऑफ प्रेशर यू कैन ब्रिंग टू बेयर ऑन अ सबमरीन। एंड यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन उसको दबाव में रखें, उसको कभी ना कभी तो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर आना है ये होता है। न्यूक्लियर सबमरीन को तो निकल जाएगा, वो खिसक जाएगा कहीं से, क्योंकि उसको ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं। सर अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स की बात की, जैसे अभी जो अटैक हुआ पहलगाम का, उसमें हमने देखा एक ड्रोन्स का बहुत ही बड़ा रोल था, और हर कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है ड्रोन्स बनाने में। तो अंडर वाटर एक लिमिटेशन हमने ह्यूमंस की बात की कि यार अगर सबमरीन में है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि चैलेंजेस रहते हैं एक लिमिटेड टाइम के। तो एक तो मैं चैलेंजेस पूछूंगा जो कि नेवी पर्सनल जो ऑपरेट करते हैं सबमरीन्स को, सबमरीनर्स जो हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, साल में कितने टाइम वो रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि सी के ऊपर ही रहना मुश्किल है जो लोग शिप्स में जाते हैं। तो अंडर वाटर कितना फ्रीक्वेंसी रहता है, और जो अनमैन टेक्नोलॉजी है वो सबमरीन्स में भी आ रही है क्या साथ साथ? तो देखिए सबमरीन एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि आप पानी के नीचे दिनों दिन रहते हैं, आपको बाहर कुछ नहीं दिखता है, आपको ये नहीं मालूम कि दिन है कि रात है, एक ही लाइटिंग रहती है सबमरीन के अंदर पूरे टाइम। और एक सिलेंडर, आप सोचिए एक स्टील का सिलेंडर है, उसमें 50 या 60 आदमी सुबह से रात तक एक साथ रह रहे हैं, फिर भी अगर एक दे कैन वर्क एज अ टीम, तो इट्स अ वेरी क्रेडिटेबल थिंग। और कन्वेंशनल सबमरीन जो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, उनका डिप्लॉयमेंट होता है करीब 45 दिन से 60 दिन तक इंश्योरेंस होती है उसकी। तो हमने कई बार वो किया हुआ है, पर 45 दिन बहुत होता है उसमें रहने के लिए। साल में अगर आप देखें तो अगर आप सारे मिशन देख लें टोटल, तो ऑपरेशन सबमरीन जो होती हैं वो 250 से 300 दिन पानी के नीचे रहती हैं, क्रूज उनके एक साल में। कंटिन्यूस नहीं होगा, पर कभी 20 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 9 दिन के लिए, कभी डिपेंडिंग ऑन द एक्सरसाइज दैट दे गो फॉर। सो दैट इज ऑफ कोर्स वन चैलेंज। सो सबमरीन आर्म इन द नेवी इज़ अ वॉलंटरी आर्म। कोई डिटेल नहीं किया जा सकता, आपको किसी नेवी वाले को ही नहीं बोल सकते कि जाओ सबमरीन ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है कुछ। वॉलंटरी है, अगर आप वॉलंटियर करेंगे तो आप जाएंगे, अगर आप वॉलंटियर नहीं करेंगे कोई आपको ज़बरदस्ती सबमरीन आर्म में नहीं भेज सकता है, इसी वजह से, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। और एक बार आप वहाँ गए फिर आपकी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है वहाँ पे, बिकॉज सबमरीन इज़ अ प्लेटफॉर्म यू हैव टू मास्टर। पानी के नीचे खाली आपको दुश्मन की फिक्र नहीं, यू आर फाइटिंग द एलिमेंट्स, यू आर फाइटिंग नेचर ऑल द टाइम। Any problem happens, you can sink at any time. So the training is tough. It's difficult. So that is important. Our medicals are more stringent. So various factors are there. Psychologically, we are tested at times. So many factors are there. We decide who can be a submariner, who cannot be a submariner. And क्योंकि वॉलंटरी है तो एक ऑप्शन भी, अगर आप नहीं रहना चाहते सबमरीनर तो आप वापस नॉर्मल नेवी में जा सकते हैं। कोई आपके खिलाफ इसको रखेगा नहीं कि भाई उससे रहा नहीं गया सबमरीन में, कुछ नहीं, आप जाओ वापस अपनी नॉर्मल नेवी में जाओ। तो
वो तो है, पर ये भी मैं बता दूं कि मैंने जो 18-20 साल जो एक्चुअल सबमरीन में जो रहा मैं एक आदमी गया सबमरीन नाम छोड़ के खाली, वो भी बिकॉज उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम थी, नॉट बिकॉज ही डिडंट लाइक द आर्म। तो वो बॉन्डिंग है, वी आर अ स्मॉल ग्रुप, वी आर सॉर्ट ऑफ वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि आप जब इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी के रहेंगे तो आपको 24 घंटे में पता लग जाएगा इसकी काबिलियत क्या है, चाहे कोई भी रैंक हो उसका। तो यू हैव टू एज एन ऑफिसर और एज अ कैप्टन ऑफ अ सबमरीन, यू कैन थ्रो योर वेट अराउंड बिकॉज ऑफ योर रैंक एंड से आई एम द कमांडिंग ऑफिसर, ऐसे होगा। यू दैट क्रू हैज टू रिस्पेक्ट यू कि अगर मेरा कमांडिंग ऑफिसर ये बोल रहा है तो ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि मेरा रिस्पेक्ट है इसके लिए, प्रोफेशनल आदमी। तो सबमरीन नाम में हमेशा ये एंडेवर होता है कि एवरीबडी शुड नो हिज जॉब टू दी डाउन टू द लास्ट टी, एंड द कमांडिंग ऑफिसर शुड बी एबल टू command the respect of his men and not demand the respect of his men by his own professional capabilities. So it is not easy. We have to go undergo a special course called the Submarine Commanding Officers course. उसको क्वालिफाई करते हैं तभी कमांडिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और सर जैसे अनमैन्ड टेक्नोलॉजी अनमैन्ड में अभी अनमैन्ड इज स्टिल इन वेरी अर्ली स्टेज। अभी तो छोटे छोटे अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, छोटे छोटे रोल्स के लिए डिप्लॉय किए जा रहे हैं, बट नाउ मोस्ट नेवीज आर डेवलपिंग, मोस्ट कंट्रीज आर डेवलपिंग समथिंग कॉल्ड एक्सेल AUVs, extra large autonomous underwater vehicles, or XL UUV, some call them UUV, some call them AUV, autonomous or unmanned, whichever way it is. ये सबमरीन जितने बड़े नहीं होंगे, पर इनमें इंड्योरेंस होगी 25 दिन 30 दिन की, तो ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके लिए, उस स्टेज पे नहीं आएंगे यू कैन सेंड देम टू वॉर, पर ये सर्वेलेंस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, चोक पॉइंट पे, वैसे आप क्या करते हैं, एक सबमरीन डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे। अब आप एक UUV भेज दीजिए, 30 दिन तक वो आगे पीछे करती रहेगी और आपको इन्फॉर्मेशन भेजती रहेगी। तो आपकी जो सबमरीन हैं, जो कोर कैपेबिलिटी है, वेपन कैपेबिलिटी और प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, वो आप उसके मेन रोल के लिए रख सकते हैं, आपको डाइवर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी तो वी आर लुकिंग एट एक्सेल UUVs फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होंगी, उनमें वेपन्स लगाए जाएंगे, फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते, कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं आगे जाके। सर एक जो हम आई थिंक पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है सबमरीन बिल्डिंग में, वॉरशिप्स बिल्डिंग में, उसमें क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, और अगेन हमने देखा कि अभी जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी थे, अगर वो तुम्हारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं तो आई थिंक तुम्हें एडवांटेज रहता है। तो एडवर्सरी को तुम्हारा पता नहीं कि टेक्नोलॉजी क्या है, तुम किस तरह से हैंडल कर रहे हो। तो सबमरीन्स में, वॉरशिप्स में हमारी कैपेबिलिटी कैसी है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं और किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, इंडिया ने या इंडियन नेवी ने बहुत पहले डिसीजन ले लिया था कि हमको एक आत्मनिर्भर नेवी बनना है, क्योंकि ये वीकनेस हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम बड़े पावर बनेंगे, हम ये वीकनेस नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम औरों के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए। पर मिलिट्री कैपेबिलिटी इज़ अ स्लो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी इज़ कॉस्ट मनी। इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री। आई मीन, जो अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी का R&D बजट है, वो हमारे नेशनल R&D बजट से ज़्यादा है। तो इट्स अ होल डिफरेंट दिस थिंग। पर उस सब को अगर आप मद्देनज़र रखें तो वी हैव डन वेरी वेल इन इट। आज 59 ships and submarines are being built in India. Not a single ship is being bought from abroad. सब इंडिया में बन रही हैं। ये नहीं मतलब इसका कि हर एक नट एंड बोल्ट इंडिया में बना है। इक्विपमेंट अभी भी आता है कुछ बाहर से, इंजन आते हैं बाहर से, कुछ वेपन सिस्टम्स आते हैं, पर एफर्ट ये है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो मेक इन इंडिया विजन दिया था 2014 में, और अभी आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया है, इसमें डिफेंस इज कमिंग अंडर लॉट ऑफ फोकस। डिफेंस इज अ की सेक्टर, क्योंकि ये एक वल्नरेबिलिटी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी विल टेक टाइम टू डेवलप। आई एग्री कि अभी हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी कई एरियाज में नहीं है जो US की है या यूरोप में है, बट वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो आई थिंक जो हम शिप्स और सबमरीन्स बना रहे हैं आज इंडिया में, दे आर वर्ल्ड क्लास इन एवरी रिस्पेक्ट। व्हेन दे गो अब्रॉड, यू गो एंड सी पीपल से अच्छा इंडिया में बनी है, दैट इज सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। डिस्ट्रॉयर्स हमारे जो फ्रिगेट्स हैं, आई थिंक अनदर 10 साल में हम अपनी डिज़ाइन भी करेंगे और अपनी बनाएंगे भी, किसी के पास नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेवी में हम एक सॉर्ट ऑफ एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोट, मूव एंड फाइट। कि शिप को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। फ्लोट मतलब कि वो पानी में फ्लोट कर सकती है, इसका मतलब उसका हल जो है, उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो उस हिस्से का, उसमें हमने मोर देन 95% इंडिजिनाइजेशन अचीव कर लिया है। स्टील हमारा है, जितना स्टील अब इंडियन वॉरशिप्स में यूज़ हो रहा है सब इंडिया में बनता है, कोई बाहर से नहीं आता स्टील, चाहे वो आर्मर स्टील हो चाहे कुछ भी हो, सब इंडिया में बनता है। अब सबमरीन स्टील भी इंडिया में बनना शुरू हो गया है। 95% इंडिजिनाइजेशन है हमारा जहाँ तक
फ्लोट एलिमेंट है, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर शिप का है, जो जिसकी वजह से शिप फ्लोट करती है। फिर आता है मूव होता है इंजन्स, पंप्स, सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक्स, कन्वर्टर्स, AC/DC मोटर्स, थिंग्स लाइक दैट। उसमें आई वुड से वी आर एट अबाउट 70-75%, एंड दैट 25% इज मेनली बिकॉज अभी हम मरीन इंजन्स वॉरशिप्स के लिए नहीं बनाते। एक बार वो बनने शुरू हो गए तो उस पर भी हम 90% से ऊपर चले जाएंगे स्ट्रेट अवे। और तीसरा एलिमेंट होता है फाइट, दैट इज द वेपन्स, सेंसर्स, सोनार, रेडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, EW इक्विपमेंट, टॉर्पिडोज, गन्स, मिसाइल्स। उसमें हम होंगे अभी एट अबाउट 60%, 50 to 60%, और ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में अब सब डेवलप हो रहा है। देखिए जो ये नया जहाज़ आया है तमाल, आया रशिया से है, पर इसके वेपन सारे इंडियन है। ब्रह्मोस है इसके ऊपर, इंडियन टॉर्पिडो है इसके ऊपर, सब कुछ इंडियन है। इसके सोनार्स इंडियन है, इसके रेडार इंडियन है। तो शिप बना भले ही बाहर हो, पर इक्विपमेंट उसमें हमने उनको बोला कि हम शिप आपसे लेंगे हल, पर हमारा इक्विपमेंट फिट कीजिए आप इसमें। तो मेरे ख्याल से हम बहुत सेटिस्फैक्टरीली प्रोग्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता एंड इंडिजनाइजेशन नेवी में। सर जैसे आपने टॉर्पिडोज़ का बोला और रेडार्स का, सोनार्स का बोला, इनकी रेंज कितनी होती है टॉर्पिडो की? वो डिपेंड करता है, डोंट कांट रियली शेयर दिस थिंग, बट टॉर्पिडोज बाय एंड लार्ज एनी मॉडर्न टॉर्पिडो विल बी 40-50 किलोमीटर्स, दैट रेंज। तो क्लासिफाइड भी थोड़ा रहता होगा, हर कंट्री का रहता होगा थोड़ा। वो तो हम एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि भाई उसके टॉर्पिडो की क्या रेंज है, पर अंदाज़ा हमको पता है कि हमारे पास ये टॉर्पिडो है, उसके पास भी सिमिलर मॉडर्न टॉर्पिडो तो इतना ही होगा, इसके आसपास होगा, ±10-20%, ऐसे। सिमिलरली मिसाइल्स ऑल्सो। सर एक क्लोजिंग नोट में ये मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूंगा कि जैसे आपने सबमरीन्स में भी टाइम बताया, नेवी में काफ़ी टाइम तक थे, तो सबमरीन के ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत प्रेशराइजिंग है, उससे कभी कभी आई थिंक थिंग्स गेट ऑन योर नर्व्स ऑल्सो। तो आपने लर्निंग उससे सबसे ज़्यादा अच्छी आपकी क्या लर्निंग रही है, और सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज आपने क्या फेस किया है? देखिए, दो चीज़ें मैंने बताया। एक तो मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनली आपको हमेशा अपनी क्रू से एक कदम आगे रहना है, अगर आपको उनका रिस्पेक्ट चाहिए तो। ये तो बोलेंगे ठीक है CO सल्यूट कर देंगे, पर बोलेंगे आता वाता कुछ नहीं है इसको, और वो 24 घंटे में आप एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि आप इतने क्लोज प्रॉक्सिटी में रहते हैं। ये तो है नहीं कि आप अपने कमरे में बैठे हैं जैसे शिप पे है, उसको मालूम नहीं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। यहाँ तो रोज़ के रोज़ वो आपको देखता है वहाँ बैठे हुए। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबमरीन कमांडिंग ऑफिसर, देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट इज प्रोफेशनली you have to be better than your best person on board. That is number one. Number two, the responsibility of a commanding officer in a submarine is absolute. शिप में क्या होता है, आप फ्लीट के साथ हैं, आपकी कोई दिक्कत हो रही है, आप भाई फ्लीट कमांडर को बोलेंगे सर मैं ऐसा कर लूँ। सबमरीन में तो एक बार आप चले गए पानी के नीचे, फिर आप ही हो गॉड हो, सब कुछ आप ही हो, उनको अश्योर मालूम ही नहीं आप क्या कर रहे हो। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि भाई ये 60 आदमी और ये सबमरीन मेरी जिम्मेदारी है 100%। मैं किसी के ऊपर कंधे के ऊपर नहीं देख सकता, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे ही डिसीजन लेना है यहाँ पे। वो एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कमांड में। यू फील कि हाँ भाई आई एम इन कमांड, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को अथॉरिटी भी है पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी भी है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सबमरीन कमांड में। और तीसरा मेरे ख्याल से ये है कि आपको यू कैन नॉट क्रिएट टेंशन, बिकॉज ऑलरेडी पीपल आर वर्किंग। जैसे आपने कहा 45 दिन 30-40 आदमी बिल्कुल एक दूसरे का चिपके हुए रह रहे हैं, ना बेड है सोने के लिए प्रॉपर, ना कुछ है, आप वॉच कर रहे हैं। बड़ा आसान है टेम्पर लूज करना है या इरिटेशन दिखाना, आपको अपना काम रखना है। क्योंकि अगर कमांडिंग ऑफिसर और ऑफिसर्स ही पैनिक करने लगे या करने लगे तो मोराल तो बाकी क्रू का जूतों में चला जाएगा। बोलेगा हमारे तो ऑफिसर ही ऐसे हैं भैया, ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो हमारा क्या, ये हमको क्या कमांड करेंगे। तो यू हैव टू, चाहे आप कितने भी इंटरनली कुछ भी आपको लग रहा हो, द एक्सटर्नल दिस थिंग हैज़ टू बी अ वेरी काम, फुल्ली इन कंट्रोल, फुल्ली कलेक्टेड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स बहुत इनफॉर्मल हो जाती हैं। सबमरीन में कोई रैंक नहीं पहनता, वी आर ऑल वेयर द सेम थिंग। कुछ नहीं, मेरे को देख के किसी को नहीं पता लगेगा ये कमांडिंग ऑफिसर है सबमरीन का। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स बट दीज आर ऑल मैटर इन द लार्जर थिंग। कभी सर हेड ऑन आपने किसी और सबमरीन के साथ एनकाउंटर किया? नहीं, हेड ऑन होते नहीं है। हेड ऑन तो होते भी तो चांस एनकाउंटर होगा, ऐसे नहीं होगा कि हेड ऑन होगा। वो बड़ा रेयर होगा। हो चुका है, सबमरीन हैव कोलाइडेड एट सी। फ्रांस और इंग्लैंड की 2 न्यूक्लियर सबमरीन कोलाइड हुई थी 2007 या 8 में या 9 में। फॉर्चुनेटली डैमेज नहीं हुआ कुछ। ओके। बट इट्स अ वेरी रेयर अकरेंस।
थैंक्स सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। बट अगेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं वो हम हमेशा चाहते हैं और जानें, तो अगर दोबारा हम मिलके इन सब चीज़ों पे और डिटेल में बात करें तो बहुत अच्छा होगा। बट बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया। एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानने को मिली। थैंक्स अ लॉट आपका टाइम देने के लिए आज, और बहुत थैंक अच्छा यू वेरी लगा। मच आदित्य। आई एम ग्लैड आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज ला रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स पे, जो आम आदमी ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है इसको। अब माई मदर आस्क्ड मी कि सबरीन के बाहर कैसा दिखता है। ऐसे तो हम बाहर थोड़ी देख सकते हैं सबरीन की, इट्स अ स्टील सिलेंडर। उन्होंने सोचा कि पोर्ट होल्स होंगे, वहाँ से फिश वगैरह दिखती होगी जाती हुई। सर एक्चुअली हाँ, ये लोगों को लगता है कि कुछ तो बाहर का बताइए कैसे होता है, बट वो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पर्सनली। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। Pleasure. It's been a pleasure, and please continue this initiative of yours. I'm sure it'll benefit a lot of people, Sure. and they'll learn a lot. थैंक्स अ लॉट And I'll सर। be happy to come anytime if you want me to join you on this. थैंक्स Thank अ you. लॉट सर।